जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है ज्ञान व्यापी के नए केस पर 30 तारीख को होनी है सुनवाई। साथ ही खबर में जानेंगे दिल्ली के गवर्नर के बारे में, क्या कुछ पढ़े लिखे हैं आज की न्यूज़ में बताएंगे। साथ ही खबर आ रही है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं बर्खास्त, उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही खबर में जानेंगे खाने के तेल के दामों में आ सकती है कमी। उसी के साथ मुंबई से खबर आ रही है नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन के बारे में। साथ ही फेसबुक के मालिक मतलब मेटा के मालिक का मार्क जुकरबर्ग पर लोगों का डेटा चुराने का आरोप लगा है। क्या कुछ खबर में आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 26 मई 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे ज्ञान व्यापी में नई अर्जी वाला केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर, 30 मई को होगी सुनवाई। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़ी नई याचिका पर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब 30 मई को इसकी सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे। वाराणसी के सिविल कोर्ट में यह फैसला हुआ। याचिका में ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों की एंट्री बैन करने और हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है। तो अब इस पर क्या कुछ होता है, मुद्दा 30 तारीख को देखा जाएगा। बढ़ती अगली खबर की ओर, तो इस खबर पर जानेंगे कांग्रेस हाईकमान को बड़ा झटका, सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने दिया पार्टी से इस्तीफा। तो देश के जाने माने वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बुधवार को समाजवादी पार्टी के समर्थन में राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल वर्ष 2004 से 14 तक यूपीए गठबंधन की सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कपिल सिब्बल 1989 तक वो भारत के अतिरिक्त महाअधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 1998 में वह कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कपिल सिब्बल वर्तमान में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कोटे से राज्यसभा सांसद है। दरअसल इस बार कांग्रेस के पास यूपी में इतने विधायक नहीं हैं। कपिल सिब्बल को फिर से राज्यसभा भेज सके। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से रुख साफ नहीं होने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी से प्रत्यक्ष तौर पर मदद मांगी और अखिलेश यादव ने इससे इनकार नहीं किया। बढ़ती अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय सक्सेना कहां तक पढ़े लिखे हैं, उनके करियर से जुड़ी कुछ बातें भी आपको बताएंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल अब विनय सक्सेना हो चुके हैं, इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कहां तक की शिक्षा पाई है और वो किन पदों पर काम कर चुके हैं। दिल्ली के LG बनने से पहले विनय सक्सेना खादी एंड विजिलेंस कमीशन में चेयरमैन के रूप में काम करते थे। वह पद्म अवार्ड्स के पैनल में भी सेवाएं दे चुके हैं। 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय ने यूपी की कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में राजस्थान में JK ग्रुप के साथ एक असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में की थी। उसके बाद वह CEO और डायरेक्टर पद पर पहुंचे। सक्सेना ने 1991 में NGO नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की थी। इस NGO ने मेगा पाठ करके प्रसिद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरोध में आवाज उठाई थी। अक्टूबर 2015 में वह खादी एंड विजिलेंस इंडस्ट्रीज कमिश्नर अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने खादी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए। तो अब सक्सेना साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे यासीन मलिक पर फैसला, टेरर फंडिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन को सुनाई उम्र कैद, ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा। तो यासीन पर लगे 3 बड़े आरोप कुछ ऐसे हैं कि भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण, कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर करने का इन पर आरोप लगा है। दरअसल अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद का फरमान सुना दिया है। यासीन को NIA कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दिया था। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के कई केस दर्ज थे।
सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए हैं और भारी फोर्स भी तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर के आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बैन कर दी गई है। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में जानेंगे ज्ञान व्यापी के बाद कर्नाटक और मैंगलोर में विवाद, मस्जिद के नीचे मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने का दावा। तो कर्नाटक के मैंगलोर में एक पुरानी मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद एक अनुष्ठान करने जा रहा है। इस वजह से बुधवार 8 बजे से इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बीजेपी ने यहां भी सर्वे कराने की मांग कर डाली है। बीजेपी को तो हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण करना है समाज का, उसके सिवा बीजेपी को कुछ नहीं आता। ना विकास का मुद्दा आता है। विकास करके वो सत्ता में तो आए, लेकिन एक रुपए का भी विकास नहीं दिखा है भारत में। और पूरे भारत में हिंदू मुसलमान करके, समाज का ध्रुवीकरण करके हिंदुत्व की पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी, भेदभाव की पॉलिसी लागू करना चाहती है। तो बीजेपी का कहना है कि इस मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे कराना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। फिलहाल लोकल कोर्ट ने उस मस्जिद के मरम्मत का काम भी रुकवा दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के मालिकाना हक विवाद पर हुई सुनवाई, मिली है नई तारीख। तो अब कृष्ण जन्मभूमि में भी मंदिर मस्जिद का मसला आ चुका है। पूरे भारत में दोस्तों बीजेपी यही कर रही है। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में नई तारीख मिली है। अब इस मामले में 31 मई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लखनऊ से आए कानून के छात्र छात्राओं द्वारा दाखिल किए गए मुकदमे में ये सुनवाई हुई है। ये याचिका सीपीसी की धारा 92 के तहत दाखिल की गई है। आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में विधि की 7 छात्राओं द्वारा दिल्ली लखनऊ कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे आंध्र प्रदेश में जिले का नाम बदलने पर भड़की हिंसा, लाठीचार्ज के बाद हुआ पथराव, 20 पुलिस वाले भी घायल। तो आंध्र प्रदेश के नवगठित जिले कोनासीमा का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा जिला करने के प्रस्ताव के खिलाफ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद राज्य के अमलापुरम शहर में आगजनी की घटनाएं हुई। कई पुलिस वालों के जख्मी होने की बात भी की जा रही है, क्योंकि लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। शहर में पुलिस की एक गाड़ी और एक शिक्षण संस्थान की बस में भी आग लगा दी गई। परिवहन मंत्री P विश्वरूपु के कार्यालय पर भी हमला किया गया और वहां रखे फर्नीचर में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने विधायक पुन्नाडा सतीश के घर में भी आग लगा दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम तेज, 1 जून से बनना शुरू होगा गर्भगृह। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह 1 जून से बनना शुरू हो जाएगा। गर्भगृह में नक्काशी वाले गुलाबी सैंडस्टोन लगाए जाएंगे, जो राजस्थान के भरतपुर की बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों पर से लाए जा रहे हैं। राम मंदिर में लगाने के लिए ये पत्थर अयोध्या राजस्थान के सिरोही जिले के पंडीवारा में तराशे जा रहे हैं। तराशे गए पत्थर गर्भगृह में लगाने हैं, इसलिए काम तेज हो गया है। अयोध्या के रामकथा कुंज मैदान में राम जन्मभूमि में निर्मित हो रहे राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे पुलिस रिमांड पर भेजे गए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, भ्रष्टाचार का है आरोप। तो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्हें मंगलवार को पद से बर्खास्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 27 मई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अगले समाचार में जानेंगे खाने के तेल जल्द होंगे सस्ते, सरकार ने 2 साल के लिए शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। तो पेट्रोल डीजल के बाद सरकार ने खाने के तेल पर टैक्स कटौती का फैसला किया है। इससे आने वाले दिनों में खाने के तेल के दाम कम होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। सरकार ने सालाना 20-20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क तथा कृषि अवसंरचना उपकर को मार्च 2024 तक हटाने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे भाजपा विधायक रहे अर्जुन सिंह के करीबी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने की संभावना, बंगाल से आ रही है खबर।
तो अभिषेक बैनर्जी 30 मई को अर्जुन सिंह के गढ़ पर श्यामनगर के अन्नपूर्णा जूट जिल मैदान में जनसभा करेंगे। उसी मंच पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता तृणमूल कांग्रेस का दामन थामेंगे। सूची में भाटपाड़ा के भाजपा विधायक तथा अर्जुन सिंह के पुत्र पवन सिंह भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के सिस्टम पर साइबर हमला हुआ। जी हां दोस्तों, एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है। स्पाइस जेट ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एयरलाइंस कंपनी ने कहा है कि मंगलवार की रात को एयरलाइंस के सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। जी हां दोस्तों, रैंसमवेयर अटैक यानी पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया, जिसके चलते सुबह उड़ान भरने वाले विमानों की सेवाएं भी प्रभावित हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे नवाब मलिक का दाऊद की डी कंपनी से संबंध, पत्नी और बेटे पर मनमानी का आरोप, ईडी की चार्जशीट में हुए कई खुलासे। तो जांच एजेंसी ने कहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट के आरोपी दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर का भी बयान शामिल है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसके पास मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से संबंध होने के पुख्ता सबूत है। पारकर ने जांच एजेंसी के सामने खुलासा किया है कि उसकी मां हसीना पारकर ने 1996 में कुर्ला में गोवा वाला परिसर में कुछ हिस्सा मलिक को बेचा था। अपने बयान में पारकर ने जमीन के बेचे जाने और इसे खरीदने के बारे में कोई विवरण दिए हैं, जो काफी अहम है और मलिक के खिलाफ मामला बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो दाऊद इब्राहिम के भांजे ने ही ये अब बात अली शाह पारकर ने ईडी को की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे मुंबई में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट हुआ अनिवार्य, नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना। तो मुंबई से खबर आ रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून के खिलाफ दायर की गई जो याचिका है, पूजा स्थल के कानून के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, संवैधानिक वैधता को वो चुनौती देती है। जी हाँ दोस्तों, ये कानून के खिलाफ है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाना और मस्जिदों को मंदिरों में या मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्चा का गहन विषय है। ये चुटकियों में फैसले नहीं ली जा सकते। तो 1991 के खिलाफ एक नई याचिका दायर की गई है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक कानून है 1991 का, उसके खिलाफ नई याचिका दायर की गई है। याचिका में कानून की कुछ धाराओं को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि धार्मिक नेता जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार को किसी समुदाय से लगाव या नफरत नहीं रखनी चाहिए। आपको बता दें कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार पूजा स्थल कानून लेकर आई थी। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। तो ये बहुत ही अच्छा कानून है दोस्तों, क्योंकि इससे भारत में सिर्फ समाज का ध्रुवीकरण ही हो सकता है। तो मुद्दा दबाने में ही भलाई है, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहती है कि उखेड़ के सारी चीजें लाए, हिंदू मुसलमान करे। अगर इसी में हम पड़े रहे तो विकास कब होगा देश का। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे सेंट्रल चेन्नई के SC/ST विंग के अध्यक्ष बालचंद्रन की हत्या। बीजेपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। तमिलनाडु से आ रही है खबर। तो तमिलनाडु में भाजपा के सेंट्रल चेन्नई SC/ST विंग के अध्यक्ष बालचंद्रन की चिंता त्रिपेटी में 3 अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। चेन्नई पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। भाजपा के नेता बालचंद्रन की हत्या पर चेन्नई के CP शंकर जीवाल ने कहा है कि यह हत्या का मामला है। उन्होंने कहा है कि इस हत्या में पिछली दुश्मनी का एंगल शामिल है। चश्मदीदों ने घटना के बारे में बताया है कि हमने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई है। हम यहाँ देखने ये आए हैं कि कोई चूक तो नहीं हुई। बालचंद्रन की हत्या पर बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि बीजेपी का नेता मारा गया है, इसीलिए अब बीजेपी तो कहाँ चुप बैठने वाली। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे 5वीं 8वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ तैयार। पूरे राजस्थान का जल्द घोषित होगा। 27 लाख स्टूडेंट को है इंतजार। तो 5वीं 8वीं बोर्ड का राजस्थान में एग्जाम का रिजल्ट जल्द घोषित होने वाला है। बुधवार को रिजल्ट
करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ खामियों के चलते स्थगित कर दिया गया। अब शुक्रवार तक रिजल्ट जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 5वीं 8वीं के 27,23,000 स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है। 5वीं में 100% रिजल्ट आएगा, जबकि 8वीं बोर्ड में इस बार स्टूडेंट को फेल करने का भी प्रावधान है। देखते अगले समाचार। इसमें जानेंगे रेप केस में मंत्री के बेटे को राहत नहीं, कोर्ट में दिल्ली में दर्ज FIR निरस्त करने की अपील की थी। तो राजस्थान की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप और ब्लैकमेलिंग के केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रोहित के खिलाफ दिल्ली की सदर बाजार थाना पुलिस में FIR निरस्त करने की याचिका पर राहत नहीं दी है। कोर्ट ने रोहित जोशी की गिरफ्तारी पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। हालांकि रोहित जोशी अग्रिम जमानत याचिका लगा सकेंगे, जिस पर कोर्ट को फैसला करना है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे कथावाचक बोली महंत गंदी बातें करते थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग। दरअसल उज्जैन का मामला है। उज्जैन के शट दर्शन संत समाज के अध्यक्ष पर छेड़खानी का आरोप। जी दोस्तों, तो अब आरोप लगा है कि महंत ने रेप करने की कोशिश की, हत्या कराकर शिप्रा नदी में फिकवाने की भी धमकी दी। आरोप लगाने वाली कथावाचक ने ये कहा है। दरअसल वृंदावन के 27 साल की कथावाचक ने गौघाट मार्ग स्थित आश्रम के संचालक महंत रामेश्वर दास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महंत उज्जैन शट दर्शन समाज के अध्यक्ष है और महाकाल मंदिर समिति के पूर्व सदस्य के प्रतिनिधि रह चुके हैं। मंगलवार को महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज और दूसरे साधु संतों के साथ थाने पहुंचकर कथावाचक ने महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जब महामंडलेश्वर ही इस युवती का साथ दे रहे हैं तो हो सकता है कि मामला गंभीर हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में अब जानेंगे तहसील कार्यालय में कोटवारों का धरना, कलेक्टर रेट के वेतन की मांग को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। या दोस्तों, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश कोटवार संघ के द्वारा शाघोरा तहसील कार्यालय में एकत्रित होकर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया है। उन्होंने धरना कलेक्टर रेट की वेतन की मांग को लेकर शुरू किया है। इससे पहले भी वह कई बार यह मांग कर चुके हैं। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में जानेंगे बच्चे की मौत पर जागी सरकार, पंजाब में खुले बोरवेल बंद करने का आदेश, विभागों और पंचायतों की ड्यूटी लगाई। तो होशियारपुर में खुले बोरवेल में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत के बाद पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने प्रदेश में खुले पड़े सभी बोरवेल बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए अलग अलग विभागों की ड्यूटी लगाई है। पंचायतों को भी अपने गाँव में खुले पड़े बोरवेल खुद बंद करवाने के लिए कहा है। होशियारपुर जिले में बैरमपुर एरिया के ख्याला बुलंदा में गांव में आवारा कुत्तों से बचने के लिए भागते समय 6 साल का ऋत्विक रविवार को खुले बोरवेल में गिर गया था। 8 घंटे रेस्क्यू अभियान चलने के बाद भी ऋत्विक को बाहर निकाला गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो इस पर अब सरकार ने एक्शन लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे पटियाला जेल में क्लर्क बने गुरु नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में फाइलें देखने का काम सौंपा गया। रोड रेस केस में मिली है बामशक्कत कैद। तो क्रिकेटर और पॉलिटिशियन रहे नवजोत सिंह सिद्धू अब क्लर्क बन गए हैं। पटियाला सेंट्रल जेल में उन्हें क्लरिकल काम सौंपा गया है। सिद्धू की ड्यूटी जेल के दफ्तर के कामकाज में लगाई गई है। सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेस केस में 1 साल की बामशक्कत कैद हुई है। जेल के भीतर सिद्धू की सुरक्षा भी प्रबंधन के लिए एक चुनौती है, जिस वजह से उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे कब मिलेगा टैब। गुजरात से आ रही है खबर। वीर नर्मद यूनिवर्सिटी ने 10,000 छात्रों से लिए 1 करोड़ रुपए, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी नहीं दे रहे हैं नमो टैबलेट। तो वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी 10,000 छात्रों के 1 करोड़ रुपए हजम कर गई है, लेकिन 3 साल बाद भी नमो टैबलेट नहीं दे रही। ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में प्रवेश के दौरान नमो टैबलेट के लिए हर छात्र से हजार रुपए जमा कराए गए थे। इन छात्रों का ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, लेकिन टैब नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी इन छात्रों को पैसे भी नहीं लौटा रही है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि कुछ छात्रों को टैबलेट दिए गए हैं, बाद में राज्य सरकार ने टैबलेट भेजना ही बंद कर दिया। इस वजह से बचे छात्रों को टैबलेट नहीं दिए जा सके। टैबलेट के लिए छात्र पिछले 1 वर्ष में 20 से ज्यादा बार प्रदर्शन कर चुके हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी और सरकार पर पैसे गबन करने का भी आरोप लगाया है। इसमें जानेंगे अमेरिका के स्कूल में फायरिंग हो चुकी है। 18 साल के स्टूडेंट ने पहली गोली दादी को मारी, फिर स्कूल पहुंचकर 19 बच्चों समेत 21 की जान ली। तो अमेरिका में मौत की फायरिंग की खबरें आ रही है। दरअसल अमेरिका के टेक्सास राज्य से मंगलवार दोपहर को दिल दहला देने वाली खबर आई है। टेक्सास के यूवाल्डे में
रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 वर्षीय युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 19 स्टूडेंट और 2 टीचर की मौत हो गई। फायरिंग में 13 बच्चे, स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले अपनी दादी को भी गोली मारी है। उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे श्रीलंका का संकट, देश के आर्थिक हालात सुधारने पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्रालय अपने हाथ में लिया, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। तो आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये पद संभालने के बाद उनका सबसे पहला काम देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालना होगा। इसके लिए वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विक्रमसिंघे की कैबिनेट का विस्तार करते हुए 24 मई को नए मंत्रियों को इसमें शामिल किया है, लेकिन उन्होंने किसी को वित्त मंत्री नियुक्त नहीं किया। तो इस खबर में जानेंगे अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात बदतर, इन पर पाबंदियों को लेकर सुरक्षा परिषद हुआ चिंतित। तो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान में महिलाओं की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल के अगस्त माह से काबुल में तालिबानी सरकार है और तब से यहां की महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगान महिलाओं पर बढ़ती पाबंदियों को लेकर गहरी चिंता जताई है। परिषद ने तालिबान से महिलाओं के प्रति अपनी नीतियों को बदलने का आग्रह भी किया है। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में जानेंगे मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज, बिना अनुमति एफबी यूजर्स का डेटा जुटाने का है आरोप। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने सोमवार को कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले में मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने का आग्रह करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। करोड़ों फेसबुक यूजर के डेटा की निजता के हनन संबंधी इस मामले को एक बड़ा कॉर्पोरेटिव राजनीतिक घोटाला माना जा रहा है। डीसी के अटॉर्नी जनरल कार्ल रेनिस ने डीसी सुपीरियर कोर्ट में जुकरबर्ग के खिलाफ दीवानी मुकदमा दाखिल किया है। इसमें आरोप है कि जुकरबर्ग कंपनी के अहम फैसलों में सीधे तौर पर शामिल थे। वह यूजर से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने के संभावित खतरों को भी जानते थे, जैसा कि डेटा संग्रह करने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले में हुआ है। आरोप है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कम से कम 8.70 करोड़ फेसबुक यूजर का डेटा उनकी अनुमति के बिना एकत्रित किया है। इसके इस्तेमाल अमेरिकी में वर्ष 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के कथित रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया। तो दोस्तों, आप सब मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग ने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा लीक किया और उसका फायदा राजनीतिक दलों को हुआ, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी, आरएसएस पूरे सोशल मीडिया में गंद फैलाते हैं। उसी तरह मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का डेटा लीक किया, यूजर्स का डेटा लीक किया और राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो डेटा यूज हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे यरूशलेम में धर्म युद्ध छिड़ने की आशंका, अल अक्सा मस्जिद की तरफ मार्च करने की योजना बना रहे राष्ट्रवादी। तो इजराइल के एक वरिष्ठ सांसद ने सोमवार को कहा कि यरूशलेम में धार्मिक युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रार्थना करने की कोशिश करने वाले 3 यहूदियों के पक्ष में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद धार्मिक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रवादी इस मस्जिद की तरफ मार्च करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल यरूशलेम मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रविवार को 3 यहूदियों के खिलाफ निर्देश दिए हैं कि इस निरोधक को आदेश को रद्द कर दिया जाए। ये तीनों प्रार्थना करने के लिए अल अक्सा मस्जिद पहुंचे थे। विदेश और रक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष राम बेन बराक ने निचली अदालत के फैसले का विरोध करते हुए इस मामलों में राष्ट्रवादियों का प्रस्ताव पर चिंता जताई है। दरअसल अब मामला क्या है आपको बताते हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए पवित्र जगह है। इसे हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। माना जाता है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। लेकिन अल अक्सा मस्जिद को समझने के लिए आपको टेम्पल माउंटेन और वेस्टर्न वॉल को भी समझना होगा। टेम्पल माउंटेन वो जगह है जहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान हजारों सालों से पूजा करते हैं। तो भारत में भी दोस्तों हिंदू मुसलमान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। तो जैसे यरूशलेम में, इजराइल में धर्म युद्ध छिड़ सकता है, गृह युद्ध छिड़ सकता है, उसी तरह भारत में भी ये चीजें हो सकती है। समाज का ध्रुवीकरण हो सकता है। ये खतरे की घंटी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे अब सर्राफा बाजार का हाल, क्या रहा सोने चांदी का भाव। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सोने का वायदा 0.14% यानी 74 रुपए की गिरावट के साथ 51,083 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि चांदी का वायदे की कीमत
0.2% या 12 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 61,964 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट कारोबार कर रहा है। तो अब जानेंगे क्या रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम के पूर्वी हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, ओडिशा के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति भी संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।